सर सर पिछली वाली यूट्यूब पे है क्या? हाँ, वो यार डाल तो दी थी लेकिन वो पब्लिक नहीं की थी। डाल तो दी थी लेकिन वो पब्लिक करना भूल गए थे, फिर मैंने शाम को की थी पब्लिक, मतलब अगले दिन सुबह शायद। ओके सर। हम्म। हाँ देखो, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये सर्कुलर 2D ऑब्जेक्ट है, 2D रिंग, इस पे अगर बाहर की तरफ फोर्सेस लगते तो ये सोच पा रहे हो, इस पे एक खिंचाव डेवलप होगा। यस सर। हाँ सर। तो इस पे एक टेंशन डेवलप होगी। क्लियर? ऐसे ही सिमिलरली हम ये देखेंगे, अगर ये 3D सरफेस होती और इस पे बाहर की तरफ फोर्सेस आते, और यहां फोर्सेस की जगह बेहतर है मैं प्रेशर कहूं, यहां आउटवर्ड प्रेशर आता, तो सोचो इस पे भी एक टेंशन डेवलप होती। लेकिन उस टेंशन को एक स्पेशल नाम देंगे हम, सरफेस टेंशन। वो सरफेस पे डेवलप होगी। क्योंकि पूरे सरफेस पे, ये लेंथ पे डेवलप हो रही है, समझ पा रहे हो? यस सर। ये लेंथ पे डेवलप हो रही है, वो पूरी सरफेस पे डेवलप हो रही है। तो ये सादी वाली टेंशन है, राइट हैंड साइड वाली, जो नॉर्मल फोर्स होता है। जैसे ये बिल्कुल ऐसा है कि थ्रेड को दोनों तरफ खींचते हैं, तो इस पे बीच में काटा, एक इंटरनल टेंशन आई इस एफ को बैलेंस करने के लिए। याद आया फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। ये वाला केस है। ये थोड़ा अलग है, ये हमने कभी नहीं किया है, ये वाला पार्ट। इवन इसके लिए डेडिकेटेड टॉपिक है सरफेस टेंशन, तो ये हम उसमें करेंगे। तो जब 3D में कोई बाहर की तरफ प्रेशर आएगा तो उसमें एक खिंचाव डेवलप होगा, है ना? उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। हम 2D की बात कर रहे हैं तो जिसमें एक लेंथ के अलाउंग डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वो फोर्स कितना आएगा। और अब रट लेना, ये बहुत बार मैं बता चुका हूं, ये आखिरी बार बता रहा हूं। तो इस पे अगर फोर्स यूनिफॉर्म चारों तरफ ये डेवलप होगा, तो अब हम इसमें अगर टेंशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, इतने छोटे से एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये अब इस पर फोर्सेस कैसे होंगे, टी, अरे और टी, दो टेंशन आएंगी। यस सर। और अगर सेंटर पे हम इसका एंगल माने डी थीटा, है ना, तो इन दोनों टी के कॉस डी थीटा बाय 2 कंपोनेंट कट जाएंगे, ये एंगल डी थीटा बाय 2 होगा। ये फील करो, ये डी थीटा बाय 2 होगा। तो कॉस वाले कंपोनेंट कट जाएंगे और साइन डी थीटा बाय 2 क्या कर रहा होगा इसमें? अब सोचो कि ये यही सब इस फोर्स को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। कौन से फोर्स? जो बाहर की तरफ आ रहे थे। सोचो, ये जो फोर्स है इज इक्वल टू एफ रेडियल ऑन दिस पार्ट, लिख सकता हूं। सर। और एफ रेडियल क्या है? एफ टोटल, एफ टोटल रेडियल, है ना, अपॉन 2 पाई इनटू ये छोटी सी लेंथ। सोचो, क्या आया समझ में क्या किया? अपॉन डी थीटा ले लेता हूं डीएल की जगह, क्योंकि मैंने नीचे एंगल लिया है। हाँ सर, आ गई। आ गया? हाँ सर। टोटल पे फोर्स कितना आता है उसको 2 पाई से डिवाइड करो और इनटू डी थीटा कर दो, तो इस पार्ट का आ गया। और अब देखो, इसी को मैं अगले स्टेप में लिखूं तो 2t साइन डी थीटा बाय 2 को डी थीटा बाय 2 एफ रेडियल टोटल अपॉन 2 पाई डी थीटा। सब मर गए? तो टेंशन क्या आया? एफ रेडियल अपॉन 2 पाई। क्लियर? और एफ रेडियल क्या है? नेट स्केलर समेशन ऑफ रेडियल फोर्सेस। ये समझ में आया स्केलर वर्ड क्यों यूज करना पड़ा? नो सर। क्योंकि नहीं, वेक्टोरियली तो ये फोर्स कट ही जाते हैं ना, सभी रेडियल फोर्स। अगर सभी हाँ। रेडियल फोर्स का रिजल्टेंट देखूं तो वो तो कटेगा ना। यस सर। यस सर। है ना? तो ये स्केलर समेशन मान के निकाला है, तभी तो हमने लीनियर वेरिएशन कर दिया, 2 पाई में कितना तो डी थीटा में मतलब इधर फोर्स को वेक्टर नहीं माना है, स्केलर मान के निकाला। मतलब मैग्नीट्यूड जोड़ दिए। मैग्नीट्यूड जोड़ दी, बिल्कुल सही।
सर इसमें अपने फोर्सेस को बाहर की तरफ क्यों लिया, अंदर सेंट्रीपिटल लेना चाहिए ना। कि क्या सेंट्रीपिटल विटल में उससे मतलब ही नहीं है, बाहर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहा हूं। वैसे भी सेंट्रीपिटल नाम की कोई चीज नहीं होती, सेंट्रीफ्यूगल ही फोर्स होता है जो कि बाहर होता है। अभी फिलहाल जो मैं कर रहा हूं उसको कोई लेना देना नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बाहर एक फोर्स आ रहा था, उसकी वजह से एक टेंशन आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ना लिखा हो तो छापो। तो इस टेंशन को टेंजेंशियल फोर्स कह सकते हैं ना। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। तो अब बस एग्जांपल हमें देखना है बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। जैसे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ये था, ये चार्ज Q है। इफ स्मॉल q is placed at center, find tension developed। तो क्या आएगी, F रेडियल अपॉन 2 अपॉन 2 पाई, और F रेडियल में सीधे k क्यूब लिख सकते। बाय r स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। अरे पॉइंट से क्योंकि ये स्केलर समेशन मान के सीधे आंसर लिखो। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो मैग्नेटिक फील्ड वाला भी कर लेते हैं। इसमें करंट ऐसा है तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, बाहर की तरफ। तो यहां टेंशन आता F रेडियल, और F रेडियल का स्केलर समेशन बाय 2 पाई, और स्केलर समेशन कितना है, B I। आया समझ में? यस सर। यस सर। अगर हाफ रिंग होती तो नीचे पाए आता ना। नहीं, हाफ रिंग होती तो ये टेंशन ऐसी आती नहीं ना, नेट फोर्स भाग जाती वो तो। अच्छा हाँ सर। हाफ रिंग होती तो टेंशन, एक्सीलरेट नहीं कर जाती। हाँ सर, ऊपर चले जाती। बिल्कुल। ये एप्लीकेबल ही नहीं होता ये सब। और मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसी भी हो तो हमारे पास तरीका है ना इसका, नेट हाँ फोर्स सिंगल पे। IL अब स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस हो जाए। है ना। वो तो इसमें क्या, नेट फोर्स तो 0 है, फिर भी टेंशन तो डेवलप हो ही रही है ना। हाँ और तीसरा एग्जांपल वही था अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर देते ओमेगा से, अब टेंशन कितनी डेवलप होती, तो टोटल रेडियल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, ये स्यूडो अपॉन 2 पाई। तो इसके फ्रेम में एक रेडियल स्यूडो आउटवर्ड फोर्स आ रहा है, अपॉन 2 पाई। अब चूंकि हमें टेंशन मिल गई तो अब हम एक्सटेंशन भी निकाल सकते हैं। हाँ सर। स्क्रीनशॉट लेना हो लो, मिटा रहा हूं मैं। ले लिया? यस सर। यस सर। चलो हाँ, अब हम इसी में टेंशन निकाल सकते हैं तो हम एक्सटेंशन वगैरह निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन तुम ऐसे सोच लो कि मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दे रहा हूं। ये इस पर Q था, है ना। नाउ Q is placed at center. Find stress developed or extension in R in radius. ठीक है। और मुझे इसमें ये देना पड़ेगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये समझ पा रहे हो क्रॉस सेक्शन एरिया की जरूरत क्यों? वो इस फॉर्मूले में हाँ, यंग्स फोर्स मॉडल अपॉन एरिया होता है। बिल्कुल। तो अब करें इस क्वेश्चन को, तो इस पर टेंशन डेवलप्ड आएगी, टेंशन आएगी m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन, सॉरी वो वाला क्वेश्चन कि क्यू स्क्वायर k q बाय r स्क्वायर बाय 2 पाई, और एरिया से डिवाइड कर दूं ए, ये स्ट्रेस आ गया पहला पार्ट। और स्ट्रेन निकालते तो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा r बाय 2 पाई r। ये चल रहा है? यस सर। हाँ सर। ये स्ट्रेन है।
तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय सिग्मा, तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू स्ट्रेस ऊपर उठा लो और वाई यंग्स मॉड्यूलस नीचे। आ गया आंसर, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर 2 पाई ए वाई, और ये आर उधर भेज दूं तो ये आर स्क्वायर की जगह सिर्फ आर बचेगा, मिल गया डेल्टा आर। ये समझ में आया था, और डेल्टा एल बाय एल ही डेल्टा आर बाय आर, क्योंकि डेल्टा एल क्या है 2 पाई डेल्टा आर अपॉन 2 पाई आर। प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ पेरीमीटर में। चेंज है ना? और ऑब्वियसली इस पूरे डिस्कशन में, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर ये जो अपन चेंज लिख रहे हैं 2 पाई डेल्टा आर, ये पेरीमीटर चेंज है ना पूरा? पेरीमीटर चेंज है, लेंथ, वायर की लेंथ तो 2 पाई आर है ना, हाँ और चेंज 2 पाई डेल्टा आर है, 2 पाई कट गए, तो जो तो वो डेल्टा आर बाय आर है R में वही ही आएगा डेल्टा एल बाय हमेशा। एल है। ठीक है। वो ऐसे सोच लो ना, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, 2 पाई डेल्टा आर बाय आर, हाँ ओके सर, क्योंकि वो लॉग कांस्टेंट वाला हट टर्म, गया। 2 पाई वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ये वैसे ही है, देखो रेडियस में अगर क्वेश्चन जैसे रेडियस में 2% की एरर है, तो डायमीटर में कितने परसेंट की एरर होगी? 2%। 2%। 2% ही आएगा, तो हाँ। एरिया में 4% आएगा, वो 2 हाँ सर, डबल हो जाएगा। पेरीमीटर में भी 2% ही आएगा। आया समझ हाँ में? सर। क्योंकि परसेंटेज एरर तो सेम होगी, एब्सोल्यूट एरर में ऊपर 2 पाई मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब डेल्टा आर बाय आर से तुम डेल्टा डायमीटर बाय डी लिखोगे तो ये 2 डेल्टा आर है, तो नीचे भी तो 2 आर है। यस सर। चलो पक्का क्लियर है? तब तो नहीं बताना पड़ेगा फिर से। नो सर। हाँ, ये मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि अगला टॉपिक सरफेस टेंशन है, तो हम इसी को मॉडिफाई करेंगे, इसी को बस हम 3D में बात कर रहे होंगे इसी की। ठीक है सर, ये स्मॉल क्यों लिया? क्योंकि इस दौरान हमने ये कांस्टेंट माना ना, आर टेंशन कांस्टेंट माना है, स्ट्रेस कांस्टेंट माना है, ये सीधा फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं? यस जब सर। चीजें कांस्टेंट थी, और ये कांस्टेंट तभी होगा जब रेडियस आर स्मॉल होगी, अदरवाइज रेडियस आर बदल रही होगी तो ये फोर्स अलग टेंशन भी अलग बदल रही होगी ना। ठीक है, चलो पक्का समझ में आ गया? मिटा दूं? चलो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब जब टेंशन डेवलप होगी तब तब स्ट्रेस स्ट्रेन का लॉजिक काम करेगा। चलो ये क्लियर है, स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल? यस सर। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? क्या किया हमने? यस सर। के निकालो, अपन ने टाइम पीरियड भी निकाला था सर, वो टाइम पीरियड काय का था? एसएचएम का। अच्छा, वो तो ये बताया चूंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है तो एसएचएम वाला भी लॉजिक आएगा। ओके सर। चलो, ये स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और सल सेपरेटस। सल सेपरेटस समझ में आया? सर आपने जूम पे सर अपन ऐसा भी कह सकते हैं ना, शुरुआत में लीनियर है, इसका मतलब शुरुआत भी में एसएचएम करेगा, बाद में वो नहीं करेगा। हाँ, बाद में नहीं करेगा। इवन बी के आगे तो प्लास्टिक लिमिट ही खत्म हो गई। यस सर। हाँ, ये वैसे इंपॉर्टेंट है इन सबके नाम समझ में आना। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो समझ में आई, स्ट्रेट लाइन जब है। क्लियर? इलास्टिक लिमिट दूसरा समझ में आया, इलास्टिक लिमिट क्या है? यस सर। इलास्टिक वो लिमिट में खिंच क्या है जाए। कि वहां तक अगर ले गए तो ग्राफ वापस ओरिजिन पे ही आ जाएगा। ये वो केस है कि आप अगर बी तक ले गए तो जो ही फोर्स हटाओगे वापस आ जाएगा, लेकिन क्या होगा बियॉन्ड बी अगर आप ले गए तो फोर्स हटाने पे ये ग्राफ बना नीचे। ऐसा आया समझ में? यस सर। पक्का? सर वो ओरिजिन वाला ग्राफ एनर्जी कंजर्वेशन बता रहा है ना? हाँ, मतलब ये एक परमानेंट, ये जो लेंथ है ये परमानेंट स्ट्रेन पैदा हो गई। ये आया समझ में?
यस और इस स्ट्रेन को खत्म करना है तो आपको एक्चुअली उल्टा लगाना पड़ेगा फोर्स। तो जो आपका ग्राफ ये ऐसा बना, यहां से वापस आए, इधर रुका, इसको खत्म करना है तो उल्टा लगाना पड़ेगा। और अगर हम उल्टा लगाते गए तो कंप्रेशन पैदा हो जाएगा उस, और फिर ऐसा, ये तो कुछ लग रहा है। हिस्टेरेसिस। बिल्कुल, इसमें भी हिस्टेरेसिस वाला होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में भी ये हिस्टेरेसिस कर्व है। मतलब पॉजिटिव, उसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन था, ये लोडिंग अनलोडिंग कर्व है। इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एनर्जी ऐसे पर energy यूनिट per वॉल्यूम। Energy per एरिया unit volume. रिप्रेजेंट्स एनर्जी लॉस पर साइकिल। Energy. और अगर आपने कभी देखा हो तो हम तार को बार बार मोड़े सीधा करें, गर्म हो जाता है। हाँ सर। किसी भी वायर को बहुत जल्दी हाथ से मोड़ दो सीधा करो, हाँ सर, तो गर्म एंड होता पे काफी गर्म हो जाता है। नहीं किया है तो करके देखना, एल्यूमिनियम के वायर को करके देखना। तो क्योंकि हमने उसको मोड़ा और फिर सीधा किया, तो लोडिंग किया, अनलोडिंग किया, लोडिंग किया, अनलोडिंग किया। तो सर एक डाउट था, वो आपने लिखा था ना परसेंटेज अगर एरर होगा मतलब परसेंटेज चेंज हाँ, करेंगे। एक मिनट, सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि रबर का ग्राफ ये ऐसा बनता है। रबर के रबर के में लोडिंग ये है, अनलोडिंग। रबर में जनरली क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता, लेकिन ये ग्राफ कभी भी एज इट इज वापस नहीं आता। ठीक है, वापस आ तो गया। नहीं मतलब वापस उस पाथ पे नहीं आया ना, तो इस एरिया के बराबर लॉस हो गया। हम्म, तो अच्छा, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस लॉस का कहीं हम यूज कर सकते हैं? इस लॉस से कुछ फायदा हो सकता है कि कभी हम चाहें इंटेंशनल लॉस हो? यस सर, एरो हाँ। में, बो एंड एरो, हाँ? बो एंड एरो। बो एंड एरो में नहीं, ये तो लॉस चला ही गया, लॉस फालतू है ये तो। तो ये तो हिस्टेरेसिस लॉस है ना। ये तो हिस्टेरेसिस, ये तो चला ही गया लॉस, ये एरो में नहीं गया। तो एरो सस्पेंशन में में तो ये गई नीचे की एनर्जी, देखो ये डॉटेड जो बना रहा हूं एरो के अंदर, ये एनर्जी गई, ये नहीं फील आया? यस सर। फील करो, यस ये सर। जो आठ है। सियान कलर का मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये एरो के अंदर एनर्जी गई। हाँ सर, अनलोडिंग में जो होता है। समझ गए? हाँ, यस सर। वो तो हमने क्वेश्चन करते समय मान लिया था कि लोडिंग में अनलोडिंग में इसने खुद ने एनर्जी नहीं दी, ये तो खुद ही लूज कर दे रहा है। तो मतलब वैसे ट्रांसफार्मर में जैसे हिस्टेरेसिस लॉस होता ही था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ये नाम देखो, शॉक एब्जॉर्बर, नाम से समझ में आया अब क्या है? कि अगर हमें शॉक एब्जॉर्बर बनाना है तो हम क्या चाहेंगे कि लोडिंग अनलोडिंग में एनर्जी लूज कर जाए। जैसे बाइक की सीट बनानी है, बाइक की सीट जैसे हम जो ही उछले उस पर वापस बैठे, अगर उसने एनर्जी लॉस नहीं की तो हम उछलते रहेंगे लगातार। यस सर। सोचो, यस तो सर। शॉक एब्जॉर्बर में हम ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनका हिस्टेरेसिस एरिया बड़ा हो, सो दैट वो लोडिंग और अनलोडिंग हो, जो ही डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन में हो, ऑलमोस्ट एनर्जी लूज कर जाए। आया कॉन्सेप्ट समझ में शॉक एब्जॉर्बर का? हाँ सर। हाँ सर। और शॉक एब्जॉर्बर वी नीड लार्ज एरिया, लार्ज हिस्टेरेसिस एरिया। ठीक है, यस सर। और ये पक्का समझ में आया कि एरो को कौन सी एनर्जी मिल रही है? लोडिंग में जो हमने एनर्जी दी, वर्क किया, कुछ अनलोडिंग में वापस मिला, तो जो हाँ। डिफरेंस है वो हमें मिला होगा। अब वो अंडर कर्व है ना, मतलब अंडर कर्व की कुछ एनर्जी एनर्जी। उसने खुद नहीं खाली। सर शॉक एब्जॉर्बर जब लूज हो जाते हैं तो उसका हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है ना, वो बार बार ऊपर नहीं, नीचे ज्यादा होता करते हैं हम, शॉक एब्जॉर्बर यूज करते हैं। नहीं, जब जब खराब हो जाते हैं तो वो लूज तो नहीं हो हाँ जाता? हाँ हाँ हाँ, जैसे जंग लग जाती है, जंग के साथ ये दिक्कत होने लगती है, प्लास्टिक बन जाता है जंग के साथ मटेरियल, प्लास्टिक इलास्टिसिटी लूज कर जाता है। और अगर हमें इसका वाइब्रेटर बनाना है, जैसे वाइब्रेटर मतलब सीमेंट को कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेटर यूज करते हैं,
तो हम उसमें क्या चाहेंगे, कोई लॉस ना हो। लॉस कम से कम हो। समझ गए, वाइब्रेटर या ऑक्सीलेटर बनाना है, हम नहीं चाहेंगे लॉस हो, तो फिर हम ये एरिया कम रखेंगे। क्लियर? यस सर। सर जो तो आपने अभी लिखा था ना कि यंग मॉड्यूलस हमने निकाल लिया उसका फॉर्मूला और फिर हम उसमें एरर निकाल लेते हैं। एक मिनट मुझे जगह ढूंढने दो। मिल गई। तो अपने नोट्स में वैसे ही अपडेट कर लो कि जैसे रबर है, रबर का ही बना लेते हैं, ये लोडिंग अनलोडिंग, है ना, ये स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। area under curve under loop is proportional to heat loss per volume. Proportional क्या, equal to in one cycle. ये समझाता हूं पर वो क्यों है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर वैसे ग्राफ ये बनता तो ये एरिया क्या निकलता बताओ, एनर्जी पर यूनिट, ये क्या था वैसे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर साइकिल थी, एनर्जी पर वॉल्यूम थी। यस सर। तो ये जाने का है, तो ये जाने में हमने कितनी एनर्जी दी वो है, और एक ग्राफ ऐसा होता तो आने में कितनी मिली वो है। यस सर। तो जो डिफरेंस होता वो क्या होता, जाने लॉस, और आने में जो नेट लॉस हुआ। आंसर लॉस। आया समझ में एरिया अंडर द लूप क्या है। यस सर। और ये बार स्ट्रेस स्ट्रेन का एरिया भी समझ में आया ना, कि स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ अगर है तो एरिया है एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, सॉरी पर वॉल्यूम साइकिल, इसके लिए, ठीक है। चलो अब इसी पॉइंट का जो राइट हैंड साइड लिखा है उसका अगला पॉइंट, कि फॉर शॉक एब्जॉर्बर और फॉर ऑक्सीलेटर और वाइब्रेटर, तो क्वेश्चन कुछ अगर बनेगा तो ऐसा, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। तो क्या आंसर आएगा शॉक एब्जॉर्बर के लिए, डी वाला, और इसके लिए ए वाला। आया समझ में। यस हाँ सर, ये ए और बी दो मटेरियल थे, ए मटेरियल बी मटेरियल, दोनों का हिस्टेरेसिस एरिया दिया था, तो इससे पूछा गया कि कौन सा मटेरियल कब यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जरूर छाप लेना अपने उसमें, ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है लेकिन मेंस का भरोसा नहीं। ले लिया। तो जो आपने है ना बताया था कि यंग्स मॉड्यूलस में है ना वो रिजिडिटी पे डिपेंड करता है सर, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है, आपने कहा था सर वो मटेरियल मतलब ज्योमेट्री है ना। मटेरियल और ज्योमेट्री कैसे एक सी चीज हो सकती हैं यार, इंडिपेंडेंट चीजें नहीं है। मटेरियल जैसे आयरन स्टील ये होता है, और ज्योमेट्री क्यूब है, सर्कल है, स्फीयर है, क्या है, वो ज्योमेट्री होती है। सर आपने क्लास में बोला था मटेरियल ऑब्जेक्ट अलग अलग चीजें होती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट मटेरियल और ज्योमेट्री दोनों की प्रॉपर्टी है। अच्छा। अरे जैसे लोहे की बात कर रहे हैं, आयरन तो आयरन मटेरियल है। अब Yes, आयरन sir. का क्या ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हो गया कि आयरन की रॉड है, स्फीयर है। हाँ आयरन बॉल हो गई। ओके आ गया। कुछ कॉमन सेंस भी लगाया करो, जबरदस्ती हर जगह ऐसे में। चलो अब इसमें मेन पॉइंट जो पूछा जाएगा ये रप्चर पॉइंट से रिलेटेड। ये प्लास्टिक लिमिट समझ में आई, बीसी वाली प्लास्टिक लिमिट, कि टूटने से पहले कितना खिंच सकता है। तो दो ही पार्ट हैं, एक इलास्टिक है, बचा हुआ प्लास्टिक है, ठीक है। और रप्चर पॉइंट क्या है,
मैक्सिमम स्ट्रेस को डिनोट करता है इट कैन सस्टेन। और इसी पे जो ये कोऑर्डिनेट आएगा रप्चर पॉइंट पे, इसी सिग्मा को क्या कहते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक, यस सर। तो ध्यान दें, कोई भी सिस्टम टूटेगा या नहीं वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा हुई वो स्ट्रेस ब्रेकिंग से बड़ी हो गई कि नहीं। तो हम फोर्स से कैलकुलेट नहीं करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया से पता चलेगा कि वो टूटा है कि नहीं, क्योंकि टूटना मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसीलिए हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम क्रॉस कर गए कि नहीं कर गए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इन जनरल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे दो रॉड दी, इसका एरिया ए, इसका एरिया 4A, ये अगर F लगाने पर टूटा, ब्रेक हो गया, तो ये कितने पर ब्रेक होगा बताओ? 4F। क्योंकि जो स्ट्रेस यहां डेवलप हुई वही स्ट्रेस यहां डेवलप होगी, तभी टूटेगा। ठीक, तो 4F पे ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रेस दोनों की बराबर होगी ब्रेक होते समय। चलो, ये वैसे बताया मैंने एरिया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। चलो, ये क्वेश्चन आ गया था समझ में पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, ये प्लास्टिक लिमिट डिसाइड करेगा। तो ये मोर प्लास्टिक मतलब मोर रेंज है, इसका मतलब मोर डक्टाइल। आया समझ में? इसको हम लंबा खींच सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले का ये कोऑर्डिनेट मोर है, तो मोर स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग कैसे पता चला? जिसका स्ट्रेस ज्यादा हो। ठीक है, यंग्स मॉडुलस भी इसी से पता चल रहा है, स्लोप से। ये एडवांस में पूछे जाने वाला काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये इस ग्राफ से रिलेटेड। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो इंजीनियरिंग जब करोगे ना, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, उनमें इस ग्राफ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये ग्राफ आगे काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, हो गए? यस सर। सर 22 वाले में जेईई मेन रिवीजन कल ही तो डाउनलोड किया था। ट्वेंटी 22 में डाउट है अब भी? महाटप्पा, क्या दिक्कत है? टेंशन नहीं निकाल पाते तुम इसकी? टेंशन काइनेमेटिक्स उससे, न्यूटन्स लॉ से निकाल लो। 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम एक्सीलरेशन 100 माइनस 50 अपॉन 15, ये होता। मैं वैसे ऐसे करना पसंद करता, 10g माइनस 5g बाय 15g, g/3। तो ये g/3 से ऊपर गया, ये g/3 से नीचे गया, तो यहां टेंशन की वैल्यू 5 इंटू 4g/3, 20g/3, 200/3 न्यूटन। और टेंशन बाय एरिया इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस दी गई होगी 2 इंटू 10⁹। सॉल्व कर लो। नहीं आ रहा था क्या आंसर? आ गया था। आ गया था। मतलब टेंशन नॉर्मल तरीके से निकालो और उससे कंपेयर कर दो। हाँ, सेकेंड पार्ट जो था इसमें 20 मिनट तक ही देखना था। और बड़ी अच्छी बात है कि मेंस हो या एडवांस, जितने मैंने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मेंस हो या एडवांस दोनों। मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई और क्वेश्चन आया। मतलब बल्क मॉड्यूलस में वही कि हमने किसी को यहां से पहले प्रेशर P था, अब प्रेशर P प्लस डेल्टा P है और रेडियस में चेंज पूछा है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा V/V और डेल्टा V/V 3 डेल्टा R/, या डेंसिटी में चेंज पूछा होगा, ये झेला। यस सर। मास तो सेम ही रहे, क्योंकि मास सेम है, तो
तो तब भी ऐड वॉल्यूम हो डेल्टा जाएगा। वी बाय वी माइनस डेल्टा रो बाय रो है, तो हम चाहें तो इसी को बी डेल्टा रो बाय रो भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है, ये पॉइंट समझ में आया? जितना Yes, प्रेशर sir. बढ़ाओगे मटेरियल की डेंसिटी उतनी बढ़ेगी, हाँ, लेकिन sir. बल्क मॉडुलस इतना हाई होता है कि वो फ्रैक्शनल चेंज काफी कम होता है। हमारा डिफरेंशिएशन वाले लॉजिक हमेशा काम करेंगे। तो पहला आया समझ में? Yes, sir. इस क्वेश्चन में यही पूछा था, डेल्टा पी इज इक्वल टू बी डेल्टा रो बाय रो, और डेल्टा पी 1 किलोमीटर गहराई, तो रो जी एच 1000, ठीक है, और बी डेल्टा रो बाय रो, तो बी की डेल्टा रो की वैल्यू आ जाएगी। तो समझ गए, पानी की डेंसिटी खुद पानी के वेट की वजह से कम हो गई। चलो, व्हाट विल बी द चेंज इन रेडियस ऑफ एयर बबल, अगला हो गया। Yes. डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी 3 डेल्टा आर बाय आर, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कुछ। और एक और क्वेश्चन ऐसे बना सकते थे कि यहां पे कोई लिक्विड ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड, जैसे मैंने क्लास में कराया होगा शायद, ये पी नॉट, ये पी नॉट, ये लेंथ एल थी। अब मैंने इस पिस्टन को दबा दिया और अब ये लेंथ हो गई एल बाय 3, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 3p नॉट। 3p नॉट। Yes, तो sir. अब हम अगर फॉर्मूला लगाते तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा रो बाय रो, सॉरी डेल्टा वी बाय वी, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आती? 2p नॉट। 2p नॉट। बस 2p ये ध्यान नॉट। रखना कि डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्रेशर, पहले कितना था अब कितना है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, इसीलिए ये चेंज इन वॉल्यूम है। क्लियर? बाकी सब ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इनको डिटेक्ट करने का तरीका, इसके क्वेश्चन है बहुत आसान, ये दिया होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एक तो इससे पता चल जाएगा, दूसरा लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया गया होगा, शेयर करने की कोशिश की गई होगी, ठीक है। तो जैसे इधर देखो, इधर फोर्स ऐसा है, ये ऐसा है, और इस पर फोर्स लग रहे थे इस तरीके से रिवेट पे, तो जब भी लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगे उसमें शेयर आएगा, ठीक है। तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चलो, तो कोई डाउट था इनमें? नो सर। मैंने शायद थ्योरी भी दी थी पढ़ने के लिए, थ्योरी में डाउट बोलो। इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ लेना। फिर कोचिंग पे बुकलेट अवेलेबल है? बुकलेट बनाई नहीं मैंने, सिर्फ इतनी बनाई है अभी। हार्ड कॉपी बोल रहे हो ना? हार्ड Yes, कॉपी sir. बनाई, अभी बोल दूंगा प्रिंट करने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कंबाइन करके बनाऊं, बाकी मैंने अभी बनाई नहीं। तो पीडीएफ से शेयर हो गई? हाँ, मैंने शेयर की, तो डॉक शेयर किया ना इसी पे। बच्चे ने, किसी ने पीडीएफ बना के शेयर कर दी है क्या? क्या बोल रहे हो? वैसे मैं प्रिंट आउट निकलवा दूंगा, लेकिन अभी क्या कोई सेंस होगा नहीं जब तक ये खत्म हो जाएगा। मैं बुकलेट का प्रिंट आउट तो निकलवा दूंगा, बचे हुए 2 टॉपिक और डाल के, वो डाले नहीं थे इसलिए मैंने नहीं निकलवाया। उसमें 1 करनी है अभी, 1 अभी तो पूरा करना है, ये जितना मिला है सब कुछ। सर पूरी कंप्लीट करनी है ना अभी तक? हाँ हाँ, पूरी। ठीक। थ्योरी तो बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने क्लास में बोला वही थ्योरी है, लेकिन ये इलस्ट्रेशन करोगे ना तो टॉपिक और कॉमन सेंस हो जाएगा। डीसीटी तो जेई मेंस टॉपिक वाले ऐसा है ना कि एडवांस में क्वेश्चन आते हैं तो इसके बन ही जाएंगे, तो इसीलिए ये बड़ा सेफ टॉपिक है। जितने मैंने क्वेश्चन कराए इनके बाहर क्लास एग्जाम में कभी आएगा नहीं, तो इन्हीं को एक बार अच्छे से रिपीट कर लो। सर वो जेई मेंस वाले नहीं करने का अभी? नहीं करने, सब कुछ करना है, कर लो ना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। लो, ये तो मैंने क्लास में ही कराए थे, कराए थे दोनों। यस सर। Yes, sir. सर डीसीटी भी करनी है ना? डीसीटी भी करनी, सब कुछ करना है। ये पूरी किताब, पूरी बुकलेट जितनी है, कितने 19 पेज है। अरे बहुत जल्दी हो जाएगी, इतना घबराओ मत, एक रीडिंग ही तो मारनी है इसमें, ठीक है।
तो ये करनी है क्योंकि मैं पेपर में वैसे भी दूंगा इसको, इस टॉपिक को। सर पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? पेपर में आएगा साउंड मतलब वेव्स पूरा प्लस इलास्टिसिटी। एसएचएम नहीं आया उसका? अंडरस्टूड है, एसएचएम इज अ पार्ट ऑफ वेव्स। नहीं थी। सेम है ना? ओके। ठीक है। 9 को आपका ऑफ है, 8 को भी इवनिंग में ऑफ है, मतलब मॉर्निंग में जिंदर सर की क्लास से फिर ऑफ है 8 से 9। फिर वो तिवारी से ले ही तो लेंगे। तिवारी सर ले लेंगे सर। नहीं नहीं, सुनो सुनो, बता रहा हूँ, बोल देना मेरी डाउट क्लास है ऑफलाइन। 8 को इवनिंग में 4 बजे से मैंने डाउट के लिए बुलाया। 4 PM डाउट्स। टेस्ट ऑफलाइन ही होगा ना? ऑफलाइन कितनी तारीख को? कौन सी तारीख है ये? 8। अरे नहीं 9 को पेपर, 1 मिनट, 10 को पेपर है ना तुम्हारा? हाँ यस सर। ठीक है, 8 को डाउट के लिए आया यार। 9 को बुलाऊं सुबह? अब मैं इसलिए बुला रहा हूँ जिन तिवारी सर क्लास ना ले। हाँ सर सही है। शाम को सही है सर। 8 बजे। चलो 8 को 4 बजे डाउट्स। ठीक है, जो भी डाउट हो 4-5 बजे मैं मिलूंगा, 4 बजे से 4:30 कर देता हूँ। ठीक है, ये फिजिक्स के डाउट है, तो अगर सर बोले तो बोल देना मैंने बुलाया है। ठीक है, तो टॉपिक कौन से? एसएचएम, वेव्स, और इनमें कोई भी डाउट हो मैं वहां कोचिंग में मिलूंगा, कोचिंग में आके पूछ लेना। जो नहीं आ पा रहे वो इसी दौरान टेलीग्राम पे भेज देना, मैं रिप्लाई भी करते जाऊँ। ठीक, वैसे आके पूछ लो तो अच्छा है। तो ये लगा लेना, ये मैं डिस्कस करूंगा कब, ये मुझे डिस्कशन भी करनी है। ये शीट 9th को कर लो सर। 9th को मॉर्निंग में कर लूंगा, है ना? 9th मॉर्निंग में ये शीट डिस्कस होगी, ये वाली, है ना? सर ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन ही होगी। अभी 10 तारीख तक तो ऑनलाइन ही है। 10 तारीख तक तो ऑनलाइन ही है, मतलब 10 को पेपर ऑफलाइन है। हाँ सर वही। 10 को पेपर ऑफलाइन है, 11 से ऑफलाइन होगा स्टार्ट, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही स्ट्रांग वो नहीं आ गया कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो हम तो चुपके से कर लेंगे। ठीक है, तो 9 को मॉर्निंग में शीट डिस्कशन है, तो शेड्यूल फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 8th को 4 PM पे डाउट क्लास है ना? डाउट फिजिक्स के 4:30 पे 30 कर देता हूँ। ठीक है, और 9 को 10 बजे फिजिक्स की शीट डिस्कशन ऑनलाइन, पहला ऑफलाइन। चलो तो पिछली शीट पे आ जाते हैं। तो ये कर लेना और इसके जो डाउट हो कल पूछ लेना ध्यान से। सर तो सरफेस टेंशन का वो वीडियो पूरा देखना है? नहीं, कब बोला मैंने? अच्छा, मतलब उसके बिना हो जाएगी पूरी? उसका, अरे वो शीट ही नहीं दी मैंने, उसकी शीट ही नहीं बनाई उस पार्ट की। वो और लेक्चर हो जाता तो टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ही बचा है एक ही अब टॉपिक इसमें, तो एक लेक्चर का ही है दोनों मिला के। एक भी नहीं था वैसे, देखा होगा उसी में तो ये पार्ट भी था। ठीक है, इसके बाद थर्मल फिजिक्स ही बचा है टॉपिक। चलो तो मैं ये बंद करता हूं और मैं निकालता हूं पिछली शीट, बच्चों ने भेजी थी शायद, है ना? वो एयर बबल वगैरह रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन कहाँ गया? बच्चों ने भेजा होगा, सॉरी ग्रुप पे देखता हूँ। बुकलेट किसी ने शेयर की थी? मैंने की थी ना उस दिन। की थी अनिकेत? यस सर। सर्च मारना पड़ेगा। अनिकेत कौन से, कितने अनिकेत है? हाँ मिल गए। एक मिनट, एक चीज बताना भूल गया।
स्क्रीन शेयर्ड है ना? यस सर। यस सर। ये है सेल सेपरेटर्स जो मैंने क्लास में बताया था। दिख रही स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। देखो इसमें ये समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट साइड का डेड लोड है, ये डेड लोड है, तो एक लोड इधर भी है ना, ये डेड है, तो एक्स्ट्रा लोड ये आएगा। क्लियर? डेड लोड का यूज क्या है? धागे को स्ट्रेट रखने के लिए। डेड लोड नहीं होता, धागा लूज हो जाता, लेंथ मेजर करना मुश्किल हो जाता। तो दोनों तरफ, जैसे पहले मैं यहां पे लोड 0 करता हूं, देखो ये मास 0 आया समझ में? मास 0 है। एक मिनट, अब मुझे ये सुन, ओके मैंने इसको मैच करना है मुझे। देखो तो हमने क्या किया, 0 पे ये बबल मैच कर लिया। ये समझ आ रहा है बीच में एक बबल दिख रहा है? अभी देखना, अब मैं लोड अगर इस पे बढ़ाता हूं तो ये सोच पा रहे हो कि राइट हैंड साइड नीचे दब रही है? हाँ देखो लोड, अच्छा सर, ये बीच में क्या स्पिरिट लेवल लगा हुआ है? स्प्रिट लेवल है, हाँ स्प्रिट लेवल। अब देखो जब मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं राइट से, देखो फील करो पहले क्या हो रहा है कि दाएं तरफ वाला, इस पे मैं लोड बढ़ाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, ये थ्रेड एक्सटेंड करेगा, तो लेंथ बढ़ जाएगी करेगा, thread। तो Yes, ये sir। तिरछा होगा, तो ये इस पे स्प्रिट लेवल ऊपर जाएगा। आया Yes, समझ sir। में? यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मास को बढ़ा रहा हूं। क्लियर हो गया टेढ़ा? हाँ Yes, सर। अब मुझे ये पता करना है कि कितना टेढ़ा हुआ, या कितना, मुझे क्या लेंथ पता करनी है ये समझने की कोशिश करना। ये गैप, यही एक्सटेंशन है। हाँ सर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्सटेंशन पता करने के लिए, ये जो रेड रेड यहां दिख रहा है ना, यही ये है, और मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये कील ऊपर उठेगी। इससे पीछे बैकग्राउंड में एक कील कनेक्टेड है, और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये ब्लैक पार्ट है। ये यस सर। इस स्किल का कोई नाम है? नाम वाम कुछ नहीं यार, ये वर्नियर है सिंपली, स्क्रू गेज है मतलब। अच्छा। ये फील करो कि जब मैं इसको घुमाऊंगा ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा, ऐसा होगा। यस सर। और यहां अगर मैं इसको घुमाऊंगा, यहां इसको घुमाऊंगा तो ये एंड ऊपर उठेगा। तो सोच पा रहे हो, ये ब्लैक वाली लाइन हॉरिजॉन्टल जब हो जाएगी तब हम एक्सटेंशन के बराबर मूव कर चुके होंगे। यस सर। तो देखना, आप इसको फील करना, तो मैं इसको घुमा रहा हूं, ये ऊपर उठते हुए दिख रहा है। देखो इसको मूव कर रहा हूं, देखो ऊपर नीचे कर रहा हूं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। ये अगर मैंने किया तो ये जरूरत से ज्यादा उठा दिया, तो वापस से मैं इसको ठीक करता हूं। कहीं मैच आया था ना? एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप। कीबोर्ड से कनेक्ट है कि नहीं? नहीं, मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा। गधा में एचटी लिखा नहीं आ रहा। आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि हमने जितना इसको ऊपर उठाया, ये लेंथ, और वो जो जितना नीचे गिरा था, ये लेंथ आपस में बराबर थी, कि बैलेंस करने के लिए वापस से जितना उठाना पड़ा उतना ही धागा खिंचा था। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस सर, आ गया। यस सर। तो बस हम ये लेंथ रीड करें, और ये लेंथ हम यहां से स्केल से रीड ना करके हम वर्नियर से रीड करेंगे। तो वर्नियर की रीडिंग कितनी है बताओ? 30। नहीं, बढ़ रहा है उस तरफ, 50 की जगह 60 आएगा ना। हाँ। हाँ सर। 60 वाली लाइन मैच कर रही है ना? यस सर।
ठीक है, और मेन स्केल का कौन सा है यहाँ 0, और इसका कौन सा मैच कर रहा है 60, तो 0 mm 0.6 mm प्लस 60/100 mm, तो 0.6 mm का एक्सटेंशन है। आया Yes, समझ sir. में? यस सर आ गए। यस सर। और देखो सॉल्व किया तो देखो ये लेंथ आ गई 0.6 mm, ये टोटल लेंथ 1 मीटर थी, तो L की वैल्यू 1, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। लोड हमने कितना लगाया ये चेक कर लें, तो टेंशन की वैल्यू 160 किलोग्राम 1600। यस सर। अब Yes, sir. FL अपॉन AY इक्वल टू एक्सटेंशन कंपेयर कर दो तो यंग्स मॉड्यूलस मिल जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, बस एरिया हमें पता होना चाहिए, तो एरिया कहीं ना कहीं से आपको गिवन होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता होता है, जैसे ये देखो ये रेडियस दी थी, तो रेडियस से हम एरिया निकाल लेंगे, नहीं तो रेडियस फिर हम अलग से स्क्रू गेज से मेजर करेंगे। हाँ सर। चलो आ गया समझ में? चलो आदित्य राज क्या कर रहा है? चलो वापस आते हैं अपनी डीसीटी पे। चलो पहले इलस्ट्रेशन देख लें। चलो डाउट बोलो इलस्ट्रेशन। 57, 58, 59 कोई डाउट? सर इलस्ट्रेशन 59 वाले में सर एक एक्स्ट्रा 4 नहीं आएगा नीचे? क्या? 3/16 59 वाले इलस्ट्रेशन में देखता हूँ। ट्यूब ओपन एट वन एंड इज कट इनटू 2 ट्यूब्स ऑफ नॉन इक्वल लेंथ, ये ऐसा था। अब हमने इसको ऐसे बना दी, ठीक है, तो इन्होंने इसको L1 माना, इसको L2 माना। द पीस ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 450। एक मिनट, ओपन एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 450। व्हाट इज द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल? ये क्या है? सर वो उसमें लाइन वो बीच में खा गया है इसको। लाइन खा गए हैं। हाँ क्योंकि एक इसकी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1/2L V/ρ, और एक इसकी 1/4L V/ρ, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो एक की वैल्यू 675 है, 675 है, एक की 450 है। ये है क्वेश्चन। तो इससे L1 और L2 का रेशियो मिल गया। यस सर। ठीक है, और टोटल लेंथ L थी। अब क्या निकालना है? फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल ट्यूब, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट ओवरटोन 3/4 L1 + L2 V/ρ, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये 4 कहाँ चला गया? हाँ वही सर। ये 4 खो गया। तो यहां से हम L1 और L2 निकालें तो L1 और L2 कितने आएंगे? ठीक है, 4L2/2L1 9:25 का रेशियो आ रहा था। कितना? 9:25 का रेशियो। 9:25 L1 और L2 का। तो L1 की रेशियो 9:25। ठीक है, तो एक को 9L मान लो, एक को 25L मान लो, है ना? तो ये 3/4, 9 और 25 36 34 L V/ρ, और यहां से वैल्यू उठा के छाप दें, रेशियो ले लें। हाँ सही। क्या आ गया आंसर? वो 4 का ही मिसप्रिंट था शायद। वही मिसप्रिंट है शायद। फाइनली इन्होंने फाइनली तो सर वो कैलकुलेशन वाला 4 है, वो नहीं है वो वाला। तो आंसर नहीं मैच करेगा ना फिर तो। हाँ वो डिवाइड बाय एक और बार 4 करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें एक और इंटू 4 होगा ना, इंटू 3/4। हाँ नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग एक रहा है? 1/4 हो रहा है 1/4 1/4 हो रहेगा। हाँ 1/4 हो रहेगा।
होल बाय 4, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। अब ठीक है, तो हर जगह एक एक्स्ट्रा 4 कर लो। चलो इलस्ट्रेशन 60 हो गया। चलो इंटरफेरेंस ऑफ बीट्स, ये बीट फ्रीक्वेंसी ठीक है। हाँ इलस्ट्रेशन 60 में थोड़ा डाउट आ रहा है। The range audible frequency if sound in a what can be the maximum minimum length based on resonance। हाँ वो ये नहीं बताया कि ओपन एट बोथ एंड, तो हमने ओपन वाला केस मान लिया। तो 1/2L √T बाय म्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 ले लो, एक बार 20,000 ले लो। अब बताओ क्या डाउट है? सर नहीं, बस यही पूछना था, क्योंकि अगर मिनिमम लेंगे तो मतलब हमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी लेंथ को। नहीं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, क्योंकि अगर उस पे अगर किसी डिवाइस में f0, 2f0, 3f0 सब कुछ है, तो इनकी कंबाइंड फंडामेंटल तो f0 ही मानी जाएगी ना। यस सर, फंडामेंटल तो f0 ही यस सर, यस सर। है ना, तो इसीलिए हम फंडामेंटल के लिए चेक करेंगे, ठीक है। हाँ। चलो DCT 1, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 वो है इंटरफेरेंस वाला, 2 स्पीकर है, यहां से ये कितना बनेगा 2.5, यहां से 2.4, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया 0.1 का। यस सर। बच्चे की वेवलेंथ कितनी है? सर 2.6 बनेगा। 2.6 बनेगा। हाँ वो 12, 5, 13, 2.6 सही है, 0.2, अप्रोक्सीमेट। तो ये 0.2 का पाथ डिफरेंस आया। अब वेवलेंथ देखें, लैम्डा f इक्वल टू सी, लैम्डा की वैल्यू c बाय f, 340 बाय 850, 0.4 0.4, तो ये लैम्डा बाय 2 हो गया, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव होगा तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होते तो हम इंटेंसिटी ऑलमोस्ट दोनों की सेम मान लेते। यस सर। क्योंकि YDSE में हम मानते भी थे, क्योंकि YDSE में क्या होता था, ये 1 मिलीमीटर है, 1 मीटर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो हम इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली बराबर मान लेते थे। लेकिन अब अलग अलग है, इसीलिए मिनिमा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो √I1 माइनस √I2, याद आया I नेट। यस सर, होल स्क्वायर। मैक्सिमा होता तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमा आता, और बीच में होता तो cos थीटा आ जाता। ये पहला क्वेश्चन था। और I1 और I2 कैसे लिखे, पावर दी गई है, तो I1 की वैल्यू पावर बाय 4 पाई 2.4 होल स्क्वायर, I2 की वैल्यू पावर बाय 4 पाई 2.6 होल स्क्वायर, वेयर P इज इक्वल टू 25 पाई। समझ में आया? पॉइंट सोर्स मान के पावर बाय सरफेस एरिया। ये पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा बोलो। 2 आइडेंटिकल स्पीकर, ये भी वही क्वेश्चन है, एक स्पीकर इधर है, एक स्पीकर इधर है, अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन x ये है, तो पाथ डिफरेंस ये 2 मीटर है, तो ये x² प्लस 4 का अंडर रूट, ये x माइनस x और लैम्डा बाय 2। फाइंड द फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो पोजीशन, तो इस ऑड की वैल्यू 1 से छोटी कर देना, अगर ये ऑड की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन 3 फिर से इंटरफेरेंस, सोर्स डिटेक्टर, इंटेंसिटी चेंजेस फ्रॉम व्हेन द बोर्ड क्या है इसमें, ओके। तो डिटेक्टर से एक साउंड ऐसा आ रहा है, एक यहां से लौट के आ रहा है, तो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो x और x का, ये पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस 2x का। तो अगर मैं इसको कुछ d डिस्टेंस खिसकाता हूं तो चेंज इन पाथ डिफरेंस 2d आएगा, और अगर ये लैम्डा बाय 2 के बराबर हो गया तो मैक्सिमा से हम मिनिमा पे पहुंच जाएंगे। तो बस हो गया, 2 × 0.2 इक्वल टू लैम्डा बाय 2, वेवलेंथ मिल गई, स्पीड दी गई है, फ्रीक्वेंसी मिल गई। ये आया समझ में क्या हुआ क्वेश्चन में?
तो रिपीट कर रहा हूं, ये सोर्स है, सोर्स ये है, जो भी फर्क पड़ेगा नहीं हालांकि उससे, ये सोर्स है। एक साउंड इसको सीधे मिल रहा है, एक साउंड इसको ऐसे मिल रहा है। तो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस एक आ रहा है, एक्स एक्स, इसका पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस 2x है। और मैक्सिमा से मिनिमा चाहिए तो 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाय 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 20 है। अब पढ़ोगे समझ में आएगा, क्योंकि किए नहीं शुरू के 3 तुम लोगों ने नहीं किए ना? ये थे कर रहे थे। यस सर। चलो 4 5 6 चले एंडिंग वेव वाले चले। 4 5 6 कोई डाउट? 7 नो सर। नो सर। चलो 8 से 8 6 बीट, ये लॉजिकली हो जाएगा। देखो 600 से अगर 6 बीट चाहिए तो 600 से हमें कितने का 6 का चेंज लाना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी में 1% का चेंज टी पे है, तो यहाँ 2% का 2% का चेंज f is proportional to root t। चलो तो 9 से 2 waves, there is redistribution of energy, same frequency, Delhi, यही sustained दिल्ली मतलब हर जैसे जहां मैक्सिमा है वहां मैक्सिमा ही रहेगा, जहां मिनिमा है वहां मिनिमा ही रहेगा, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती तो आंसर चेन्नई होता, क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं होता, मैक्सिमम मिनिमा बदलते रहते हैं। तो फिलहाल आंसर दिल्ली। तो इसी में नोट में लिख सकते हो, आंसर वुड बी सी if sources were of different frequency, मतलब इनकोहेरेंट सोर्सेस होंगे, इसी को हम इनकोहेरेंट भी कह सकते हैं। फिलहाल आंसर जो है उसका आंसर दिल्ली है 9th का। तो ये बुकलेट में ही लिख लेना ये। चलो 9th का दिल्ली, 10th का बॉम्बे 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 आ गया। वंस अगेन पाथ डिफरेंस क्या है, डिटेक्ट सब मैक्सिमम पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर करना है। वही तो क्वेश्चन लग रहा है ये। हाँ वही है ना? तो 0.2 लैम्डा की वैल्यू होगी। चलो 11th का बॉम्बे। हाँ, यहां से लेंथ कितनी है, पाई आर, बॉम्बे हाँ पाई आर, यहां से कितनी है 2r, इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2। मैक्सिमा चाहिए मिनिमा चाहिए? मैक्सिमा लैम्डा। लैम्डा। तो r की वैल्यू लैम्डा अपॉन पाई माइनस 2 बॉम्बे। यस सर। चलो 12th चेन्नई। चेन्नई इन फर्स्ट फंडामेंटल फर्स्ट एंड सेकंड, चेन्नई। चलो 1 to 12। पर दिल्ली नहीं होगा? दिल्ली क्यों होगा, ओपन ऑर्गन पाइप लिखा है ना। अच्छा क्लोज लिखा होता तो दिल्ली होता, और कुछ नहीं लिखा होता तो सीडी, दोनों हो सकते थे। ठीक सर। चलो अब 13 से आगे बढ़ते हैं। ओपन पाइप ऑफ लेंथ L vibrates, the pressure variation is maximum at middle of the fundamental mode, बॉम्बे, क्योंकि प्रेशर का वेव ऐसा बनेगा, तो प्रेशर एंटीनोड मिड पॉइंट पे आएगा। चलो 14, the fundamental frequency is same as, हो गया। एक में 1/2L आता है, एक में 1/4L आता है। यस सर। फर्स्ट ओवरटोन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, तो 2/2L b बाय रो। यस सर। और ये कितना था फंडामेंटल, 1/4L डैश b बाय रो। तो L डैश इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 4L डैश, जो भी है 4L डैश। ठीक है।
देख लेना जो भी है एल डैश। एक मिनट, आंसर 25 और ये उल्टा तो नहीं है? 25 आ रहा था सर। 25 आएगा ना, क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन 25 है। पाइप ये है, इसकी 12.5 फंडामेंटल नहीं हो जाएगा? ये है, और ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन, तो ये ऐसा होगा। ओपन, हाँ तो ओपन वाला लंबा है ना, यस सर लंबा है। तो क्लोज्ड पाइप ओपन की 50 दी, हो जाएगा ना? तो ये तो 12.5 आ गया ना। हाँ 12.5 ही आएगा। वही 12.5 है। बॉम्बे। चलो 15th, चेन्नई। half of the length is चेन्नई। inside the new fundamental frequency। चेन्नई। चेन्नई। वजह समझ गए, क्योंकि पहले ये ऐसा था, फंडामेंटल ये है। अब अगर हम इधर डुबा दिए तो भी फंडामेंटल वही रहेगा, क्योंकि sir. एक तो लेंथ की जगह L/2 आएगा, लेकिन फॉर्मूले में 1/4L b/ρ, और इसका 1/2L b/ρ, फॉर्मूला सेम, सेम भले अलग है लेकिन आंसर सेम आएगा। तो हाँ। चेन्नई। चलो अगले का, चेन्नई। चेन्नई। ठीक है। ट्यूब ओपन एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V1, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ओपन एंड इज नाउ क्लोज्ड। तो पहले V1 की वैल्यू निकालें, तो दोनों तरफ ओपन है, तो आंसर आएगा 1/2L, लेकिन L की जगह L+2 इंट करेक्शन b/ρ आता। और अगर हमने इसको क्लोज कर दिया तो 1/4L, एक ही तरफ इंट करेक्शन होगा, एक ही तरफ आएगा क्योंकि तो V1/V2 इज इक्वल टू 2L प्लस इंट करेक्शन अपॉन L+2 इंट करेक्शन। V2/V1 पूछा है, तो L+2 इंट करेक्शन में कौन सा है आंसर इसका? चेन्नई आ रहा था सर। चेन्नई चेन्नई है आएगा। चेन्नई है ना। ठीक है, चलो 17। सर डाउट, आगरा। आगरा। 17 में, सर वो आगरा और चेन्नई में डाउट है। हाँ बता रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। आगरा हो जाएगा। एक बार आंसर रिपीट कर दूं, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। यस सर। चलो चलो 17 सेनोमीटर 6 बीट्स मिली, इसका मतलब दो आंसर है, या तो 506 है या 518, ये दो ही आंसर थे, ठीक है। द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, और उसकी कितनी है? 512, ठीक है, ये फॉल्ट है। अब हमने चेंज किस में किया है? टेंशन घटा दी, तो ये स्ट्रिंग का था। अगर हम टेंशन रिड्यूस कर देते तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्योंकि 1/2L T/μ रूट टी पे डिपेंड करती है, तो ये 506 से कम, और अगर 518 होती तो इससे भी कम, ये दो आंसर आते। अब अगर ये होता तो यहां बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आती? 6 से छोटी। 6 से यहां कम बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आती? 6 से बड़ी। ये फील आया? तो चेन्नई हो गया ना। यस सर। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, टेंशन तो बढ़ाई टेंशन बढ़ाई है। टेंशन बढ़ाई है क्या? ओके, यस सर। मैंने टेंशन घटाई थी। ओके, टेंशन बढ़ाई है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो एक जगह बीट यहाँ फिर 6 से बड़ी आएगी और इस वाले में 6 से छोटी आएगी। अब इन्होंने बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई या रिड्यूस हुई, तो कौन सा रिड्यूस आंसर? हुई तो आगरा। फिर आगरा होगा। आगरा। आ गया समझ में कैसे करना है? दोनों ऑप्शन देख लो यस सर। और दोनों में चेक कर लो कि क्या आंसर आ रहा है, कि अब बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया भी था इस तरह के क्वेश्चन, जो बीट्स वाला वीडियो था, देखा है? हाँ सर, गिटार वाला। गिटार वाला, हाँ। चलो 17 का 506, ये ऐसे करना है क्वेश्चन। 18 द फॉलोइंग इज करेक्ट, वाइब्रेट सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डिफरेंस 9, एवरेज फ्रीक्वेंसी आएगी, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, ऐसा बॉम्बे जैसा है। बॉम्बे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट एनी पॉइंट एम्पलीट्यूड चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी, है ना। और इसमें अगर ऐड कर दो तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी f1 + f2/2, ठीक है। एम्पलीट्यूड f1 - f2 पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी f1 + f2/2 पे। एवरेज, तो आंसर आएगा बॉम्बे।
ओनली। चलो 19। हाँ 19 में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 19 में हम ऐसे करेंगे, इन दो के बीच में बीट कितनी है? 1। इन दो के बीच में बीट कितनी है? 1। और इन दो के बीच में बीट कितनी है? 2। ठीक है, तो ओवरऑल बीट जो हम लिखेंगे वो आएगी 1, क्योंकि अब हम इन सब का HCF लेंगे। मतलब लॉजिक ये है, ऐसे सोचो, अगर ये दो हम करते तो 1 सेकंड में एक बार आवाज, 1 टाइम आवाज कम होती, 1 टाइम आवाज मैक्सिमम होती। ये दो करते तो 1 सेकंड में एक बार, 1 टाइम, और पहली और तीसरी करते तो 1 सेकंड में ऐसी 2 बार घटना घटती। यस सर। ठीक है, तो कंबाइंड एज अ कंबाइंड होल 1 सेकंड में एक बार साइमल्टेनियसली सबका 0 हो रहा है। आगे इस तरह का HCF ले लिया हमने, तो आंसर आएगा 1। बॉम्बे। चलो अगला क्वेश्चन 2021 20 दिल्ली आ रहा पता लगाओ। दिल्ली 2 बीट्स पर सेकेंड 1 आएगा शायद इसकी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? बीट ही क्या है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। तो हाँ, डिफरेंस इनका 1 आएगा, 1 बीट आएगा पहले तो। ठीक है, अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब ये दो जुड़ेंगे 12 और 4 16 ए मैक्स। मिनिमम एम्पलीट्यूड और जब 8 ये घटेंगे 8, तो और एम्पलीट्यूड रेशियो 1 आ गया। 2 रेशो 1, तो इंटेंसिटी का रेशो समझ गए? और रेशियो 1 आई मैक्स बाय आई मिन 4/1। 4/1 दिल्ली आ रहा है। सर हमने दिल्ली। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को ऐसे नॉर्मली कैसे ऐड कर दिया? क्या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के एम्पलीट्यूड को हमने ए मैक्स ए मिनिमम निकालने के लिए नॉर्मली एम्पलीट्यूड ऐड कैसे कर दिया? फेज सेम है ना। नहीं बच्चा User- सही कह रहा है कि बिना CD फॉर्मूला लगाए कैसे ऐड कर दिया। होता है ऐसे ही है, लेकिन हम कर सकते हैं ऐसे। फंक्शन अजीब सा बनता है, हम CD फॉर्मूले से नहीं कर सकते, लेकिन ग्राफ प्लॉटर से हमको समझ में आ जाता है कि यही बनता है। ठीक, तो बस याद रखो वैसे। ठीक है, 20 में कि अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो भी हम बीट कह देंगे उनका डिफरेंस, लेकिन अब बीट पे इंटेंसिटी 0 नहीं होती। मिनिमम इंटेंसिटी A1 और A2 जोड़ दो और घटा दो, उससे मैक्स और ए मिन आता है। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ये कभी पूछा जाना चाहिए, तो आंसर लगाएंगे हम दिल्ली। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, सॉरी डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, तो भी बीट यही निकल के आती है, लेकिन वो मैथमेटिकली कैसे निकल के आती है वो अपन को पढ़ना नहीं है। तो आंसर इज दिल्ली। जैसे ऊपर वाला भी वो सिलेबस में नहीं है, ये दोनों ही चीजें सिलेबस में नहीं है ऑफिशियली, लेकिन बस अगर ये 3 फ्रीक्वेंसी आती हैं तो आप सबका वैल्यू निकाल लो बीट और सबका HCF निकाल दो। चलो 21 हो गया। तो तुम्हें ऑप्शन दिल्ली आ रहा था सर, दिल्ली। पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, फॉलोइंग बीट फ्रीक्वेंसीज आर हर्ड। समझ गए ना, ऑप्शन से चेक करना है। चेन्नई आएगा, तो ऑप्शन से चेक करो। दिल्ली वाला आएगा। तो दिल्ली 552 है, 552 में कितना 1 है? तो आएगा ही नहीं कभी। जैसे देखो 2-3 का 550 के साथ 2, 553 के साथ 1, इसके साथ 6, इसका 5, 3, इसका 8, ये बना 7। कहाँ आई इसमें? हाँ वही 7 कहाँ बनी? 7 तो कहीं नहीं बनी ना। दिल्ली आ रहा था ना। दिल्ली आएगा। दिल्ली में 7 तो यही बन 6 गई। नहीं बनेगी दिल्ली में। दिल्ली में 6 नहीं बनेगी। 6 दी नहीं है ना। 6 दी नहीं ना, 6 दी भी कहाँ है सर? 6 दी नहीं। देखो 5, 1, 2, 3, 4 भी नहीं दी और 4 भी नहीं बनी। 1, 3, 5, 7, 2, 8 सब बन गई। दिल्ली आंसर। आठ बनाने के लिए देखो 558 तो चाहिए हमें
ये गलत हो गया, 8 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा था, इसमें 8 आ रहा है, लेकिन इसमें शायद क्या नहीं आ रहा है, 7 भी आ रहा है। ए में देखें, ए में 1 नहीं नहीं 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। ए में देखें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 नहीं आया इसमें, नहीं 5 नहीं आया, देखो 5 नहीं आया, इसमें 5 नहीं आया, इसमें क्या है, 1 ही नहीं आया, इसमें हमारा क्या नहीं आया था, 7 नहीं आया था, दिल्ली आंसर। समझ गए ना क्या कर रहे हैं, सबको आपस में पेयर वेयर बना बना के चेक कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। चलो 22 हो गया। हाँ सर रिपीट क्वेश्चन। 23 हो गया। 16 दिल्ली। 16 4 दिल्ली। लैम्डा है क्योंकि, तो यहाँ पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा, यहाँ पाथ डिफरेंस 0, 4 लैम्डा 0, तो 4 मैक्सिमा 4 मैक्सिमा 4 मैक्सिमा 4 मैक्सिमा, ठीक है। 12 और 4 16 मैक्सिमम, और 16 ही मिनिमा आएंगे क्या, नहीं मिनिमा आएंगे 20, 0.5 से नहीं 3.5, मिनिमा भी 16 आएंगे, मैक्सिमा भी 16, मिनिमा भी 16। चलो 24 इंप्रूव्ड। एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड एट L/6 थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन ये है, ठीक है। तो ये गैप हमारा λ/2 का है, तो 3 λ/2 इक्वल टू L, तो L/7 की वैल्यू कितनी होगी, 3 λ/14। ये बुरा नहीं हो गया कुछ, थर्ड ओवरटोन है क्या, ओवरटोन, सॉरी, ओके। एयर एंड वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और ऑर्गन पाइप भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऐसा बना। तो ये λ/4, λ/2, 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 तो 3 λ/2 प्लस λ/4 इक्वल टू L, सही है। तो 7 λ/4 इक्वल टू L, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/7, तो L/7 की वैल्यू λ/4, तो L/7 किस एंड से, क्लोज एंड से, L/7 ये आया, तो इस पे प्रेशर का नोड है, और प्रेशर का नोड है तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, तो आंसर एंटी नोड मतलब ए, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। L/14 पे पूछा होता तो क्या करते, L/7 तो ये लेंथ है, ठीक है, तो इस पे हमारा नोड आ गया था। L/14 पे क्या आएगा बता सकते हो, नहीं बता सकते, 60 डिग्री का फेज, क्यों, 5/4 का नहीं आएगा, साइन का ग्राफ नहीं हो गया सीधे, साइन का, साइन जैसा ग्राफ है कि नहीं है, तो L/7 जहां π/2 बनता, सोचो ये π/2 बनता, तो π/2 की जगह L/7 लिखा है, तो L/14 π/4 की जगह लिखा है, तो इस वाले पे अगर हम एम्पलीट्यूड देखते तो A max/√2 आता, ठीक। हाँ सर। चलो आगे बढ़ो, 25 26 25 चलिए सर। हो गया। 27 का आंसर मैच नहीं किया। 26 देखें, ओपन सेकंड, द प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम, बोलो क्या है इसका, सेकंड हार्मोनिक, मतलब ये ऐसा, और ये प्रेशर ही है, तो L/4 और 3L/4 आंसर आएगा। 27 lower end is immersed such that the length of the air Delhi. column from the top open end has a certain length 25. The speed of sound, air column is found to resonate with tuning. By what minimum distance pipe be raised in order to make the air column resonate again?
तो लैम्डा बाय 2 मतलब 10 आ रहा था। लैम्डा बाय 2 नहीं हो जाएगा सीधे। देखो पहले इससे हम निकालें 350 और ये फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा एफ 20 आया। तो लैम्डा की वैल्यू 350 बाय 1750, 1/5.2 20 सेंटीमीटर। तो पहले लेंथ 25 है, तो पहले लेंथ 25 है, मतलब पहले ये केस ऐसा रहा होगा। सोचो यस सर। ये 25 बन गया, 20 + 5। अब अगर इसको उठाना है तो कितना ऊपर उठाना पड़ेगा ये, तो Yes, अब sir. अगर पानी हम इतना भर दें तो भी काम हो जाएगा। तो अब ये लैम्डा बाय 2 + लैम्डा बाय 4 बनेगा। हाँ लैम्डा बाई 4 बन जाएगा। और लैम्डा बाय 2 कितना है बच्चे का 10, और लैम्डा बाय 4 कितना है 5 15। तो 15 ऊपर से 15 और नीचे से 10 उठाना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर लो, आंसर आ गया डेली। या बेहतर तरीका जो भी है, कोई भी ऑड हार्मोनिक था पहले ऐसा था, अब अगर फिर से करना है तो अब ऐसा, तो कितना ऊपर उठाना पड़ेगा लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2। अब भले ही चाहे हम n पे हो चाहे किसी पे हो, जैसे ये लेंथ n लैम्डा बाय 2 + लैम्डा बाय 4 है, ये n-1 लैम्डा बाय 2 + लैम्डा बाय 4 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है उन्होंने, तो लैम्डा बाय 2 आ गया। यस सर आ गया। डेली। चलो 28, क्लोज ऑर्गन पाइप हैविंग लेंथ ट्यूनिंग फॉर ओपन फंडामेंटल ओपन अगेन। क्या है आंसर इसका? चेन्नई। इंड करेक्शन नहीं लेना आ है, रहा था। नहीं आ रहा। तभी रेडियस का रोल आएगा, नेट। हाँ क्योंकि पहले ये है, इसकी रेडियस R1, ओपन ऑर्गन पाइप, इसकी रेडियस R2। ठीक है, तो कौन सा किसमें है? ओपन ऑर्गन पाइप रिजोनेट्स इन फर्स्ट ओवर टोन, क्लोज ऑर्गन पाइप फंडामेंटल। तो यहां L + 0.3 R1 = लैम्डा बाय 4। यहां L + ट्वाइस ऑफ, तो 0.6 R1 = लैम्डा बाय 2। कंपेयर कर दो, तो L + 0.6 R1 = ट्वाइस ऑफ L + 0.3 R1। तो ये L इधर आया, 0.6 R2 माइनस 0.6 R1 = कितना आया L। ये आंसर अजीब सा क्यों हो गया? तो वो वहाँ पे 0.6 नहीं होगा, ऊपर L + 6 R1 नहीं होगा? L + 0.6 R1 होगा ना? क्यों? एक ही तो साइड से तो 0.6 लिया तो है। आता है करेक्शन, आपने बोला था। 0.6 ओके, हाँ रेडियस में 0.6 हाँ आता है, 0.6 आ रहा और नीचे 1.2 हो जाएगा। नीचे 1.2। सही कर, तो यहाँ 1.2 है, वहां 0.6। तो ठीक है, तो उसका ट्वाइस करके क्विट कर दिया, तो कितना बचा ये 1.2। R2 - R1 = L। ऐसा है कोई? देख क्यों नहीं रहा कोई सा ऐसा? L एलिमिनेट किया होगा, 0.6 कॉमन लेंगे। 0.6 कॉमन लेते तो भी उससे क्या फर्क पड़ता? इक्वेशन शायद गलत बन एक गई। मिनट, क्वेश्चन देखें, कुछ और तो नहीं है? क्वेश्चन कुछ और। ओके, मैंने शायद अगली लाइन नहीं देखी, है ना? मैंने समझ लिया यही दो रिजोनेट कर रहे हैं, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप रिजोनेट्स इन फंडामेंटल मोड वेयर इज ओपन इन फर्स्ट ओवरटोन। ये तो सही है, ठीक है। क्लोज की ही रेडियस R1 ली है, ओपन की ही रेडियस R2 ली है, तो लेंथ दोनों की सेम दी है। तो L + 1.2 R1 ये लैम्डा होगा ना, इसको ये देखो, ये गलती है, ये लैम्डा था, ठीक है ना? यस। यहाँ ही लैम्डा बाय 2 लिख दिया था इस जगह, ये लैम्डा था। तो 4 टाइम्स आएगा। अब ठीक है, अब 1.2 कॉमन ले सकते हैं। R1 - 2 R2 = 3L, ठीक है। तो R1 - 2 R2 = 3/1.4।
तो 2.5 L कौन सा है? R1 माइनस 2 R2। चेन्नई। ये मैंने R1 R2 उल्टे ले लिए क्या? हाँ सर, हाँ उल्टे ले। ओपन का R2 था, चेन्नई आ गया। चलो कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। 29 इसका मैच ही नहीं कर रहा था, बता दे। हाँ इसको फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 3/4L1 B/ρ। फर्स्ट ओवरटोन 2/2L1 L2 B/ρ, ये बना। तो 3/4L1 इज इक्वल टू 1/L2। तो L1 इज इक्वल टू 3L2/4। अब देखें फर्दर, nth हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड इज इक्वल टू mth हार्मोनिक। तो n 1/4L1 B/ρ, m 1/2L2 B/ρ। तो n/m इज इक्वल टू 2L1/L2, और L1/L2 कितना था? 3/4। 3/2, तो 3/2, ठीक है। 6/4, 9/6 अप टू 7। देख लो कौन सा है। 9/6 एक ही तो आंसर है, चेन्नई। ठीक है, पहले ये लिखा था कि ये पहली कंडीशन हो गई, L1 L2 निकल आया। ये दूसरी कंडीशन हो गई जो पूछा है। चलो 29 के बाद आ जाओ 30, 31। सर उधर क्लोज वाले में 2n+1 f0 होता है ना, तो आपने उधर लेकिन n हार्मोनिक लिखा, हार्मोनिक में तो सीधे मल्टीप्लाई करोगे ना, अपने आप m की वैल्यू ऑड रही होगी। लेकिन nmm, हाँ सही है ना, तो n की वैल्यू ऑड ही तो लिखी है। देखो हमारे आंसर आए थे 3/2, 6/4, 9/6। ये अलग बात है, ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा, है ना। समझ गया ना क्यों? क्योंकि n मस्ट बी ऑड। लेकिन अच्छी बात है, वही है 9/6। हार्मोनिक मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। लैम्डा मान के किया था वो मैंने, फिर मैच ही नहीं कर रहा था उससे। तुमने गलत किया होगा ना, मुझे भेजना। हाँ सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 रिपीटेड 31। अब देखो ये 40 है और ये 122। कायदे से λ/4 अगर 40 है तो 3λ/4 की वैल्यू 120 होनी चाहिए। मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो 40 प्लस इंड करेक्शन λ/4 मतलब इंड करेक्शन आया है। 122 प्लस इंड करेक्शन 3λ/4 आ गया समझ में? अदरवाइज 1/3 होता। तो इनको अब घटा दिया जाए तो इंड करेक्शन हट जाएगा। वेवलेंथ पूछिए क्या? थर्ड रेजोनेंस, तो L प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5λ/4। तो इसमें से इसको घटा दो तो λ/2 इज इक्वल टू 82, लैम्डा की वैल्यू 164। L प्लस इंड करेक्शन है ना। और अब फर्स्ट में से ये थर्ड घटा दो या फर्स्ट में से सेकंड घटा दो। L माइनस 122 इज इक्वल टू λ/2। L माइनस 122 इज इक्वल टू 82। L इज इक्वल टू 204। है कोई ऐसा? दिल्ली। चलो 32 दिल्ली आ गया। हाँ। 280 प्रोड्यूसेस 10 बीट्स व्हेन साउंडेड विथ, ठीक है। तो 280, तो दो ऑप्शन थे 270 और 290। ठीक है, ये 280 है। स्ट्रिंग कौन सी है इनमें? नीचे ये स्ट्रिंग। अब अगर हमने टेंशन बढ़ा दी तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इस हिसाब से बीट फ्रीक्वेंसी 10 माइनस हो जाएगी, यहाँ 10 प्लस हो जाएगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। 11 बीट आ गई, तो 11 बीट यही केस हो सकता है। तो इनिशियली 290 रही होगी दिल्ली। 33, 34, 33 ट्यूनिंग फॉर सेम नोट द फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ आ गया। एक से डिस्टेंस x है, एक से डिस्टेंस 2x है, तो 250
का 12 और 6 चेन्नई। चलो 34 चेन्नई आ रहा था। चेन्नई। चेन्नई आ रहा था। यस सर। बताना है, नहीं वैल्यू निकालना है। पहले का आएगा 1/2L अंडर रूट बी बाय रो। बी तो सबका, तो गामा आर टी बाय एम से लिखेंगे। गामा आर टी बाय मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है 2, 1/2L बाय 2। गामा आर टी बाय ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन 1/2L बाय 3, गामा आर टी बाय 28, और लास्ट वाला 1/2L बाय 3, गामा आर टी बाय 44। 44 ये ना, 44 ये रेशो आएगा। तो एफ ए रेशो एफ बी रेशो एफ सी रेशो एफ डी इज इक्वल टू 1/2L। तो ये आया 1/√2 रेशो 1/2 की जगह कितना आया इसमें 32, और यहां आया एल ही ले लेता हूं, छोड़ो एल ही कॉमन ले लेता हूं। तो एल कॉमन लिया तो 2√2, 2√2 रेशो 1/√32 रेशो इसमें से 4/3 √28 रेशो 1/2/3 √44। या तो आंसर इन दोनों का रेशो मैच तो कर रहा है। देखो 2 से 28 का 4 कॉमन लिया, 1 2 इधर काटा, 2 इधर काटा, 2/3 11/28। सही तो है दिल्ली। बाकी नहीं आ रहा है क्या? चेन्नई तो आ गया ये, चेन्नई आ रहा था बस। इसमें तो गड़बड़ हो गया क्योंकि 8/32 2 आएगा रेशो आगरा में। बॉम्बे बी और सी का रेशो गलत है उसको। गलत है वो। गलत हो गया होगा। चलो चेन्नई आ गया आंसर। चलो 35 1.2 फर्स्ट ओवरटोन क्लोज, और प्रेशर का प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम। फर्स्ट ओवरटोन कौन सा होता है ये, तो ये 0.4 रहा होगा, ये 0.8 रहा होगा। तो प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम एक तो x = 0 पे आएगा, एक x = 0.8 पे आएगा। यहां से 0.8 पे ओपन से 0.4। कौन आएगा? बॉम्बे। यस सर। एक ही है बॉम्बे। ओपन से 0.4 या क्लोज से 0.8। चलो 36 इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैवलिंग एक्स वाई करेक्ट आंसर। बोलो इसका आंसर। एबीडी आ रहा था। देखो ये तो ऑप्शन से चेक कर लो। x की वैल्यू ये एम्पलीट्यूड की तरह काम करेगा, तो 0.02 cos 10 pi x sin ओमेगा t। तो ये हमारा ax आ गया एम्पलीट्यूड 10 pi x। अब इसमें हमें छाप के देखना है। x = 0.3 रखो, 0.3 10 pi एंटी नोड, बिल्कुल सही, क्योंकि ये +-1 बन गया तो एंटी नोड है, ये 0 बन गया तो नोड है। वेवलेंथ इज 0.2 रखने पे पाई का चेंज बॉम्बे, बिल्कुल सही। नहीं 0.2 रखने पे हाँ 2 पाई सही। स्पीड ऑफ वेव इज, इन दोनों से कंपेयर कर लो, तो ओमेगा की वैल्यू 50 पाई और के की वैल्यू 10 पाई, तो ओमेगा बाय के स्पीड है 5। गलत है, 5 आ गया। चेन्नई गलत, 5 आ रहा है आंसर। दिल्ली नोड अकर्स एट x = 0.15, तो 1.5 पाई पे 0 आ रहा है, दिल्ली भी सही है। ठीक है, एबीडी 37 चेन्नई आ गया। डाउट है ये वाला बता दीजिए। चलो कर देता हूँ 37 भी। 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ये है। तो सर्टेन ऑर्गन पाइप, हमें ये नहीं दिया है कि वो ऑर्गन पाइप कौन सा वाला है, क्योंकि अगर वो क्लोज्ड एट बोथ एंड वाला हुआ तो एफ, तो ये ऑड मल्टीपल आएंगे, इवन मल्टीपल आएंगे अदरवाइज। तो पहले हम ये गैप देखते हैं। ये गैप कितना है इन दोनों के बीच का गैप? 170। कितना?
170। यस हाँ सर 170। और इन दोनों के बीच का गैप ये भी 170। 170 वो तो सेम होना ही चाहिए था। 170 अब ये 17 का nth मल्टीपल तो नहीं है, तो ये ऑड मल्टीपल वाला ही केस है। आगे समझ में फंडामेंटल हम कैसे निकाल रहे हैं कि ये 170 मतलब ये ऑड वाला है, अदरवाइज इनके f0 2f0 3f0 ऐसे कुछ होता तो इनके बीच का f0 होता और उसके मल्टीपल निकलते ही, लेकिन उसका ऑड मल्टीपल निकल रहा है। तो इनके बीच का गैप 170, तो ये nf0 या 2n + 1 f0, ये 2n + 3f0, 2n + 5 f0, ये कितना गया। तो 2f0 की वैल्यू आ गई 170, तो f0 की वैल्यू आ गई 85। और 85 का 5 गुना, देखो ये 5f0 है, एक 7f0 है, एक 9f0। तो f0 की वैल्यू आ गई 85। तो फॉर्मूला लगेगा 1/4L √b/ρ इज इक्वल टू f0। तो 1/4L b/ρ की वैल्यू 340, f0 की वैल्यू 85, तो 4 गुना L की वैल्यू चेन्नई। समझ में आया क्या हुआ? हाँ सर। क्योंकि पहले हमने ये चेक किया कि मान लो ये nf0 n + 1 f0 और n + 2 f0 होते, तो घटाया तो f0 की वैल्यू 170 आई, लेकिन 425 170 का तो मल्टीपल है नहीं, तो पक्का पता चल गया ये वाला केस नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38। दिल्ली x = 0 पे x = 0 पे एंटी नोड है, ठीक है। आगरा देखें, अगर ओपन एट अनदर विथ लेंथ x की वैल्यू 1/2 रखने पे तो कुछ तो भी हो गया। आगरा गलत है, सब गलत हो गए। तो दिल्ली आ रहा सर। दिल्ली आया, ऑप्शन से 2/3 पे आ रहा था है ना। 2/3 पे एंटी नोड बन रहा है, x की वैल्यू 2/3 पे पाई बन रहा है ना। दिल्ली तो सही है ना। पहले तो ये नहीं लिखा कि हाँ ये प्रेशर का वेरिएशन। ओके ठीक है, ठीक है सही। दिल्ली 39 हो गया। हाँ हो गया सर। 40 सारे तो एससीबी के 40 हो गया। हाँ पुराने हो गया सर। एचसीबी का ही है क्वेश्चन वो, है ना। बहुत ही अच्छी डीसीटी थी ये, मुश्किल बिल्कुल नहीं थी, क्वेश्चन करने में मजा आया होगा अगर ईमानदारी से की होगी तो। सर 8 हाँ, मजा आया साल और भी है सर इसमें। सर इसमें तो 8 और है। 8 और है? हाँ बहुत बढ़िया तुम्हें थी। चलो 50 है फोटो सर भेज इसमें दो, कुछ। फोटो भेज दो। मतलब मैंने वो फोटोकॉपी किसी और की करवा दी। ग्रुप पे भेजो। सर वो बुकलेट ओपन नहीं हो रही है। नहीं फोटो भेज दो तुम तो। नहीं सर वो आज की जो आपने भेजी है नहीं बुकलेट, आज जो अभी डॉक है, डॉक में है, उसको पीडीएफ में कोई कन्वर्ट करके शेयर कर दो ग्रुप पे, मैं ही कर देता हूँ। भेज दी सर किसी ने। भेज दी? हाँ भेज दी किसी ने। अभी भेजो तुम। क्वेश्चन भेजो ना, बचे हुए 8 क्वेश्चन। यस सर अभी जो 37 क्वेश्चन किया उसका आंसर सर चेन्नई नहीं आ रहा, क्लोज एट पहले वो बोथ एंड्स मुझे वो आएगा ना। भेजो, उसकी फोटो भेजो। भेजी किसने? नहीं कुछ नहीं। 37 का क्लोज एट बोथ एंड्स आ रहा था। नहीं, क्लोज एट बोथ एंड्स आ रहा था, लेकिन वो प्रेशर वेव है। अभी हाँ, देखो प्रेशर वेव है, तो दोनों तरफ एंटी नोड आ रहा है, x = 0 पे और 2/3 पे, तो ओपन आएगा ना दोनों तरफ। x = 0 पे प्रेशर का एंटी नोड था क्या? हाँ हाँ तो क्लोज एट बोथ एंड आ रहा है, सही करो सही करो। वो प्रेशर वेव थी, बिल्कुल सही। 37। मेरी बुकलेट कहाँ खो गई यार? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है ना अभी? स्क्रीन शेयर भी नहीं है? हाँ नहीं है सर। तो बंद कैसे हो गया सब कुछ?
अब शेयर शायद उसमें मानविका ने भेज दिया। हाँ, उसका क्लोज एट बोथ एंड आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो उस क्वेश्चन का, 37 का। हाँ सर। एक बार अच्छे से देखना। हाँ चलो 39 40 इधर बताओ, ये HCV के ही क्वेश्चन थे शायद तीनों। यस सर। ये तीनों HCV के हैं, बताना है कोई सा? नहीं सर। चलो 42 चिले आगरा। 42 आगरा। 43 बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे, रूट टी पे डिपेंड करेगा। 44 चेन्नई। चेन्नई। आगरा। गोला लगा दिया लोग। चलो 30 आ रहा था। आगरा ही है। गोला लगा दिया, गोला लगा दिया। चलो शुरू के 42 43 में कोई डाउट तो नहीं? तो आते हैं 44 पे। अ क्लोज्ड एंड एंड ओपन ऑर्गन पाइप हैव सेम लेंथ, दे आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली इन फर्स्ट ओवरटोन। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, फर्स्ट ओवरटोन इसका ऐसा, इसका ऐसा, लेंथ दोनों की सेम है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2L 2/2L B/ρ। इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 2/3/4L V/ρ। ठीक है, तो F2 = 3F1। लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज नाउ मेड 1/3 ऑफ ओरिजिनल एंड 1 ऑफ एंड इज क्लोज्ड। लेंथ दोनों की सेम थी ना? 1/3 कर दी। और 3 बीट्स है ना, तो F2 और F1 का डिफरेंस भी 3 है। ये तो आंसर ही नहीं निकल आएगा इससे। F2 और 3F1, तो 2F1 की वैल्यू 3, F1 की वैल्यू 3/2, F2 की वैल्यू 9/2। ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। On the other hand, the length of the open pipe is now made 1/3 and original length and 1 of end is closed। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी F1 डैश 1/4L1 B/ρ का ऑड मल्टीपल। लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप इज मोर 3 times द ओरिजिनल लेंथ। क्या क्या हो रहा है इसमें? 3L दोनों F2 डैश 1/4 3L1 B/ρ नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो बाकी तो सब सेम रहा। यहाँ 1/2L की जगह 1/4L है। F1 पहले कितना आ रहा था? 3/2 हर्ट्ज। ये कितना आ रहा था? 9/2 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये कंपेयर करें दोनों को, इसको और इसको, इसको और इसको, तो दोनों फॉर्मूले में बस एक 1/4 एक्स्ट्रा आ गया है। तो एक्स्ट्रा नीचे आ गया है 1/4L, तो लेंथ छोटी हो गई L/3, L/3 है ना। तो ये 1/L की जगह 4/3, तो 3/4 हो गई फ्रीक्वेंसी, 3/4 हो गई फ्रीक्वेंसी। और पहले कितनी थी? 3/2। कुछ अजीब नहीं हो जा रहा है? पता नहीं। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 3 गुनी बढ़ा दी। लेकिन ये कितना था? फंडामेंटल सब सही ही तो है। 1/L B/ρ 1/4L 3/4 × 3/2 9/8। बड़े गंदे से आंसर लग रहे हैं मुझे। इसका देखें, इसकी थी 3/4L थी, अब ये 1/3 नीचे है, तो ये 9 गुना कम हो गया। ये तो सर वो F2 = 3/4 F1 होगा ना? ऐसा था क्या? ओके, सब रायता यस इधर से फैल गया। 3 टाइम्स नहीं था सर, वो 3/4 लैम्डा था। ओके, 3/4 सही है, सही है, सही है। ये गलत लिखा है, सब गड़बड़ हो गया। फिर से करता हूँ, पूरा रायता फैल गया। तो चलो देखते हैं। अब क्लोज्ड एंड ओपन एंड, दे आर वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन।
तो फर्स्ट का ये लेंथ L, इसे नाम दिया मान लो F1, तो 3/4L इंटू C। दूसरा ये है, इसको नाम दिया F2, 2/2L इंटू C। ठीक है, तो F2 की वैल्यू आ गई C/L और F1 की वैल्यू आ गई 3/4C/L। तो F2 इज इक्वल टू 3/4L1 और दूसरा इनका डिफरेंस F1, सॉरी, तो F1 माइनस F2 की वैल्यू कितनी थी 3, तो F1 माइनस 3/4 F1 इज इक्वल उल्टा लिख दिया सर शायद। क्या, तो F1 इज इक्वल टू 3/4 F2 F1 इज इक्वल टू 3/4 F2। F2 की वैल्यू F1 इज इक्वल टू 3/4 F2। सही करो उल्टा, लेकिन आंसर तो वही आएंगे 12 वाले और 12 और 8 वाले, 12 और 9 वाला है ना। ठीक है, F1 इज इक्वल टू 3/4 F2। तो F2 की वैल्यू बड़ी है F1 से, है ना। F2 माइनस F1 की वैल्यू 3 है और F2 की वैल्यू कितनी है 3/4 F2। तो F2 माइनस 3/4 F2 इक्वल टू 3। F2 की वैल्यू 12, F1 की वैल्यू 9। तो ये 12 हर्ट्ज है, ये 9 हर्ट्ज है। अब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, इसकी लेंथ हमने कितनी कर दी, इसकी लेंथ 3 गुनी कर दी, 3L। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लेंथ अगर 3 गुनी कर दी और ये फंडामेंटल मोड है, तो 1/4 इंटू 3L B/ρ C। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बनी C/12L। तो इसको 1/3 किया है ओपन वाले क्यों, को। क्लोज्ड वाले को तो 3, ऊपर वाला तो क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड पाइप इज अच्छा, मेड हाँ नीचे वाले को 1/3 किया, ठीक है सर। ठीक है ना। तो C/L की वैल्यू कितनी थी हमारी, C/L F2 था 9 नहीं 12, तो ये आ गया 1। इस वाले का 1/3 किया ना L/3, तो 1/4 L/3 C, तो ये बना 3C/4L। और ये तो वापस से F1 के बराबर हो गया, F1 कितना था 12। The length of the open pipe is now made 1/3 the original length, 1/3 the original length, and now one end is closed, 1/4L C, 4L C। तो सर वो ओपन है, क्लोज वाला वो आपने ओपन λ/2 होगा ना सर। कहाँ पे, ओपन वाला पाइप था ना वो, आपने उसको क्लोज कर दिया हमने। लिखा है ना उन्होंने, अच्छा क्लोज करा है। एंड वन ऑफ एंड इज क्लोज, देखो ये लिखा, लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज नाउ 1/3 द ओरिजिनल लेंथ, तो L/3 कर दी और ओपन कर दिया, और दोनों पाइप फंडामेंटल है, तो 1/4L C/μ, तो 3C/4 सर ये 9 हर्ट्ज होगा। 3C/4 और C/L 12 था, है ना। यस सर। ये मैंने ये यहाँ उल्टे लिख दिए हैं, इस वजह से वो गड़बड़ होगा। यहाँ मैंने सही छापा लेकिन 9 था, अब ठीक है। तो 9 - 1 8 हर्ट्ज आंसर। 8 हर्ट्ज कौन सा है, चलो 45 मिटा दूं अभी। यस, स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 सेकेंड। हो गया। हाँ सर अब कर दीजिए। चलो 45 हो गया। लेंथ कितनी है, फिक्स सपोर्ट लेंथ L, दोनों की लेंथ L है, ओके। तो एक ऐसा है, एक ऐसा, ये भी नोड, ये भी नोड, बीच का पॉइंट क्या है, नोड है। हाँ नोड नोड है, ओके। तो म्यू और 16 म्यू टेंशन सेम है, इसका म्यू इसका 16 म्यू, तो यहाँ C यहाँ 4C, यहाँ लैम्डा यहाँ 4 लैम्डा,
ठीक, तो यहां अगर हमने n माने, यहां m माने, तो यहां n इंटू लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू l, m इंटू लैम्डा बाय 2 इक्वल टू l। ठीक, तो 4n इज इक्वल टू m, तो n बाय m इज इक्वल टू 1/4। 1/4 के साथ 2/8, 3/12 सब कुछ आएगा। पूछा क्या है? फंडामेंटल, लोएस्ट पॉसिबल, तो ये 1/4 लेना है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, 4 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू l, लैम्डा की वैल्यू कितनी? l/2। ठीक, तो n की वैल्यू 1, तो पहले में डब्बा ऐसा बना और दूसरे में डब्बा ऐसे बने होंगे, ये ऐसा है, ये किस बना है? तो 1/4 का। स्पीड कहीं तो दी गई होगी, ओके, म्यू के टर्म में निकालना है। तो यहां पे स्पीड c की वैल्यू, यहां c मैंने इसको माना था, तो t/16 म्यू c है मेरा। ये ध्यान रखना t c किसको माना था, और इसका वेवलेंथ आया l/2। तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा एफ इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो 2/l t/16 म्यू, ये बना। तो 1/2 नीचे आ जाएगा, डेली। 45th का डेली। 46, एयर कॉलम for minimum length of the column is 46 speed of sound। डायमीटर दे रखा है, मतलब इंड करेक्शन लेना है। आ गया था, तो आंसर नहीं दिया ना इसका, आंसर क्या है? 84 आ रहा था। कितना? 84। देख लेता हूँ। Resonance to determine speed, pipe of diameter, the length air column resonates with the tuning for the minimum length of the air column is 16। तो ये क्वेश्चन पूछा, ये लेंथ 16 है, इसमें इंड करेक्शन जुड़ेगा, तो 16 प्लस इंड करेक्शन इज इक्वल टू λ/4। इंड करेक्शन 0.6 r 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू λ/4। तो 16 प्लस 1.5, 17.5 इज इक्वल टू λ/4। लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, 70 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी पूछी है क्या? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 480। तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, तो 480 इंटू 0.7, ये आया 48 इंटू 7। सी निकालना है ना? 336 आ रहा था। 336 मीटर पर सेकेंड। ये लेना है इंड करेक्शन, ये मत भूलना। डायमीटर दिया है मतलब इंड करेक्शन लेने को दिया है, फिगर ऐसा था जैसा मैंने बनाया। और एक बात ध्यान दे रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करते समय फिगर बना रहा हूँ। यस सर। वो दिख कैसे रहा है, मतलब चीजें याद नहीं कर रहा हूँ, फिगर बनाओ कि फर्स्ट रेजोनेंस लिखा है ऐसा बना है, थोड़ा ऊपर आएगा तो लेंथ 16 के मुकाबले थोड़ी ज्यादा आएगी, तो याद नहीं रखना पड़ता कि इंड करेक्शन किस तरफ जुड़ेगा। यस सर, फिगर से फील आएगी, है ना? चलो लास्ट क्वेश्चन, मेटेलिक रोप ऑफ लेंथ पता नहीं कितनी, क्या है लास्ट क्वेश्चन? यंग्स मॉडुलस इज क्लेम्ड एट मिडिल। देखो लॉन्गिट्यूडनल है तो सी की वैल्यू y/ρ ये आएगी। यंग्स मॉडुलस 3 इंटू 10 पे 11, 7.5 इंटू 10 पे 12, 10 पे 2, तो 10 पे 9 है, इसको 30/7.5 इंटू 10 पे 8 कर लो, ये 4, 2 इंटू 10 पे 4, 2000 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई, ठीक है। इज क्लैम्ड एट द मिडिल, मिडिल पे क्लैम्प किया, वहां एंटी नोड है। लॉन्गिट्यूडनल आर टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोड्स, तो डिस्प्लेसमेंट नोड का
3 बनाने हैं तो ये ऐसा बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नोड है। तो ये 50 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू 1/2, लैम्डा की वैल्यू 2/3। तो लैम्डा आ गया 2/3, सी है 2000, तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, तो फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, तो 2000 बाय 2/3 3000, 3 किलो हर्ट्ज। चलिए वंस अगेन फिगर मैटर कर रहा है। हमने बनाई रॉड ऐसी थी और क्वेश्चन में कहा है रॉड मिड पे क्लैंप है, और जिस पे क्लैंप होता है वो डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है। लेकिन उन्होंने कहा इसके अलावा 2 नोड और हैं, 3 नोड है टोटल, तो दोनों तरफ एक एक रहा होगा। तो उससे हमने अंदाज लगाया कि ये ऐसा है और ये ऐसा, फिर कंपेयर करके सर स्पीड 20,000 है। नहीं 20,000 है। यस सर, आपने भी वही लिखी है एक्स्ट्रा लेकिन है तो 30,000 आएगा। सर एक चीज कंफर्म करनी है, सर जो यंग्स मॉडुलस है ना वो केवल ज्योमेट्री प्रॉपर्टी है ना? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो उसमें जो लेंथ और एरिया का वो आ रहा है, तो ज्योमेट्री कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? ये जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था तो x उसमें इक्वल्स टू, एक्सटेंशन में लेंथ और एरिया आ रहा है ना। यंग्स मॉडुलस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। तुम यार इतने क्वेश्चन में अंग्रेजी देखी है, नहीं समझ पाए। इसी में यंग्स मॉडुलस तो स्टील का होता है ना। ये स्टील क्या ज्योमेट्री है या मटेरियल है? नो यस सर। तो अब एक्सटेंशन डिपेंड कर गया तो हम क्या करें? वो तो एक्सटेंशन में लेंथ और एरिया आ रहा है, ये मटेरियल है। हाँ अब एक्सटेंशन मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा। हाँ वो एक्सटेंशन होगा, वो एक्सटेंशन होगा, मैं कंफ्यूज हुआ था। चलो इतने ही थे। यस सर। चलो तो फिर अब अगला काम क्या है, इलास्टिसिटी खत्म करना। लेकिन साउंड वेव में लास्ट डीसीटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डीसीटी थी, है ना। क्वेश्चन काफी आते हैं एडवांस में इससे, साउंड से रिलेटेड, और मुश्किल नहीं आते कभी भी। तो अपन अब इलास्टिसिटी और कर लो पूरा। मिलते हैं कल शाम को डाउट के लिए, ठीक? सर